कल क्या पढ़ाया था हमने? कुछ याद, थोड़ा बहुत आइडिया? हाँ, गांधी जी का पीरियड। चलो, गांधी जी की पहली मूवमेंट कौन सी थी इंडिया में? मैंने लिखवाया था कल। शाबाश। इंडिया में कौन सी थी पहली मूवमेंट? मैंने ब्रैकेट में क्या लिखवाया था पहला? सबसे पहले देखो, फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या लिखवाया था? सबसे पहला कौन सा हुआ था यार? उसमें मैंने क्या लिखवाया था? मैंने क्या क्या ट्वेंटी कौन से बंदे मरे? कौन से बंदे मरे, क्या बोला उसने? वो तो था यार, वो पता, साउथ अफ्रीका नहीं, वो वैनकूवर था और कनाडा में। और वो था कौन सा? वो कौन सा इंसिडेंट था? कोमागाटा मारू इंसिडेंट। वो नहीं, मैं पूछ रहा हूँ गांधी जी की इंडिया में पहली मूवमेंट कौन सी थी? चंपारण सत्याग्रह। ये क्या लिखा था ब्रैकेट में? मैंने क्या बोलते हैं इसको? हाँ यार, ये चीज याद रखना है। मेरे पे एक एहसान कर लेना, ये चीज याद रखना, क्योंकि एग्जाम में सीधा सवाल पूछेंगे कि गांधी जी की हिंदुस्तान में फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कौन सी थी। सीधा पूछेंगे। फर्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कौन सी थी? खेदा सत्याग्रह। खेदा मैंने क्या बोलता, कहाँ पढ़ा था? कहाँ पढ़ता है खेदा? हाँ यार, याद रखो, शाबाश, वेरी गुड। उसके बाद फर्स्ट हंगर स्ट्राइक कहाँ हुई थी? शाबाश, बिल्कुल सही। अहमदाबाद कहाँ पड़ता है? अब लाइक हो गया यार। चंपारण कहाँ पड़ता है? अच्छा, मैंने एक किताब लिखवाई थी इनकी, हिंद स्वराज। नहीं लिखवाई ना? लिख लो। हिंद स्वराज। गांधी जी की यार, स्वराज। एक, नहीं, लिखो, इनकी बहुत किताबें पहले मैंने लिखवाई थी। ये हिंद स्वराज लिखना खाली। ये 1909 में लिखी थी और उन्होंने गुजराती में लिखी थी। ब्रैकेट में डालो गुजराती, लिखो गुजराती। एक चीज याद रखना, ये नेशनलिस्ट मूवमेंट के जितने हीरो हैं, चाहे गांधी जी हो या और जितने भी हो, सभी को यार जी लगाया करो आगे। थोड़ी रिस्पेक्ट दिया करो, बुजुर्ग काफी इन्होंने स्ट्रगल किया हमारे लिए। हिंद स्वराज गुजराती में लिखी गई थी, लिखो। और गांधी जी लंदन से ट्रेवल करते, लंदन से, ठीक है। उस टाइम उन्होंने क्या लिखा था कि इन्होंने मॉडर्न सिविलाइजेशन के बारे में लिखा था, कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन क्या आ रही है, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं लोगों को इसमें। हाँ, मॉडर्न सिविलाइजेशन के बारे में लिखा था। लेकिन लिखा था इस किताब को गुजराती में। याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हिंद स्वराज अगर गांधी जी की पहली किताब थी तो किस जबान में लिखा था? गुजराती में। देखो, लिख दिया। अब मैंने एक आदमी बताए थे आपको जिनका नाम था बाल गंगाधर तिलक, है ना? उनका के बारे में मैंने क्या लिखवाया था आपको? क्या हुआ था उनको 1907 में जब कहा था कि इनको बनाओ प्रेसिडेंट, तो इन्होंने सूरत में रख लिया था सेशन मॉडरेट्स ने। तो क्रैकडाउन हुआ था अंग्रेजों का, इनको जेल में डाल दिया था 7 साल के लिए। याद है कुछ, है ना? वापिस आए वो जेल से मारने से, ठीक है। उनको बोलते थे फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। अंग्रेज बोलते थे कि हिंदुस्तान में जितनी भी ये एक्टिविटीज हो रही है सब इस बंदे की वजह से हो रही है, इंडियन अनरेस्ट, ठीक है। देखो, बाल गंगाधर तिलक यार, बाल गंगाधर तिलक, इंडियन अनरेस्ट। अनरेस्ट क्या होता है? रेस्ट हो गया हार्मनी, स्टेबल स्टेज, जहां पे सोसाइटी बिल्कुल शांत बैठी है। अनरेस्ट हो गया जहां पे कुछ ना कुछ ट्रबल्स आ रही हैं सोसाइटी में, ठीक है। लिख लो, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट बाल गंगाधर तिलक। स्पेलिंग पता है ना सबको? ठीक है। या बीजी तिलक लिख लो, कोई बात नहीं। इनको लोकमान्य भी कहते थे। देखो, लोकमान्य, लोकमान्य।
लोकमान्य इस नाम से क्या लगता है आपको, क्या होगा? यार हाँ हाँ, कुछ भी बोलो, शाबाश। क्लास का मतलब होता है कि आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रही है, बताओ क्या। इसको अगर काटो मैं दो हिस्सों में, मान्य क्या होता है? मानते हैं जिसको। तो लोक क्या हो गया? आम। ठीक है, आबादी। लोकमान्य मतलब लोगों में पॉपुलराइज, जिसको लोग मानते थे उनको बोलते थे हम लोकमान्य। इनका नाम लोकमान्य तिलक भी था। ठीक है, लिख दिया। आगे हम पढ़ेंगे आज होम रूल लीग। होम रूल लीग मैं लिखता हूँ स्पेलिंग। नोट्स मैंने डाल दिए थे उसमें, देख लेना। ठीक है, आज डाल दिए मैंने, हाँ। यार कोई 9:30 बजे डाले। ये कौन सा ग्रुप बना नया? सही यार, मैं इस पे नहीं हूँ, मैं व्हाट्सएप वाले ग्रुप में था, मैंने उसमें डाले थे। कोई नया ग्रुप बना? अच्छा, मैंने जून बैच वाले में डाल दी। फिर वहां से आगे से कर दे, फॉरवर्ड कर दो जिनको बैच ग्रुप में डाल देना। ठीक है। मैंने एक लेडी के बारे में बताया था आपको, आयरिश लेडी, कुछ को कोई नाम याद? मैंने कहा था वो फर्स्ट वुमेन इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी थी, फर्स्ट वुमेन। शाबाश, बिल्कुल भी। अब मैंने कहा था कि एनी बेसेंट ने इंडिया में आके कौन सी सोसाइटी ज्वाइन की थी? याद करो, जिसका हेडक्वार्टर्स यूएस में थे, बाद में इंडिया में शिफ्ट हुए थे अदयार में। कौन सी सोसाइटी की थी, क्या नाम था उसका? याद? शाबाश, थियोसॉफिकल सोसाइटी। ठीक है, जिसमें क्या था? रिवाइवल ऑफ हिंदुइज्म, हिंदुइज्म के बारे में जितने भी वेदास हैं, वेदांतास हैं, सब उनमें पढ़ाए जा रहे थे। ठीक है। अब थियोसॉफिकल सोसाइटी जब अदयार अदयार पड़ता है मद्रास के पास में, वहां शिफ्ट हुई। तो एनी बेसेंट ने क्या किया? एनी बेसेंट ने एक किताब भी लिखी थी, हो इंडिया रॉट फॉर फ्रीडम यार। और उसमें किसके बारे में लिखा था? कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में, कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन कैसे हुई थी। ठीक है। तो एनी बेसेंट यहाँ के लोगों के साथ बहुत क्लोज हो गई थी। वो यहाँ के लोगों के राइट्स के बारे में बात कर रही थी, अंग्रेजों को बार बार हाईलाइट कर रही थी कि इन लोगों के साथ एक्सप्लॉयटेशन कम करो। ठीक है, इन लोगों को भी इनके हकूक अदा करो, इन लोगों की भी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। तो तभी क्या हुआ कि बाल गंगाधर तिलक से एनी बेसेंट की मुलाकात हुई। बाल गंगाधर तिलक 1916 में जब ये मिले आपस में, तो एनी बेसेंट के काफी फॉलोअर्स थे जो चाहते थे कि बाल गंगाधर तिलक के साथ हमारा कोई लिंक ना हो। और बाल गंगाधर तिलक के भी काफी फॉलोअर्स थे जो चाहते थे कि एनी बेसेंट के साथ कोई लिंक ना हो। ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने कहा आपको कि मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट, एक्सट्रीमिस्ट कहते थे मॉडरेट्स जो हैं ये अंग्रेजों के चमचे हैं, अंग्रेजों के गुलाम हैं। तो एनी बेसेंट तो अंग्रेज थी। ठीक है। लेकिन कुछ कंपैरिजन, कुछ कंप्रोमाइज आपस में हुए, उसके बाद एक लीग स्टार्ट हुई जिसका नाम था होम रूल लीग। इसने इंडियन फ्रीडम में बहुत बड़ा रोल अदा किया है। ठीक है। और हम क्या 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 इसने किया है वो हम सब पढ़ेंगे। ठीक है। होम रूल लीग जो थी, इसको हम दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। एक थी जिसको बोला इंडियन होम रूल लीग, और दूसरी थी होम रूल लीग। इंडियन होम रूल लीग में कौन थे? ये स्टार्ट हुई थी अप्रैल 1916 में, और ये स्टार्ट की थी बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है। होम रूल लीग की फॉर्मेशन जो हुई थी, दो दो मोमेंट्स थी होम रूल लीग में, एक इंडियन होम रूल लीग, एक होम रूल लीग। इंडियन होम रूल लीग सबसे पहले किसने स्टार्ट किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछते हैं कि होम रूल लीग किसने स्टार्ट की थी। कई बार बच्चे एनी बेसेंट का ऑप्शन होता है, कई बार बाल गंगाधर तिलक का ऑप्शन नहीं होता है। अगर तिलक का ऑप्शन नहीं हुआ तो एनी बेसेंट को टिक करना है। अगर तिलक का ऑप्शन हुआ तो तिलक को ही टिक करना है, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक जी ही थे जिन्होंने स्टार्ट किया था इंडियन होम रूल लीग। ठीक है, अप्रैल 1916 में, ये भी लिख लो, अप्रैल 1916। ये स्टार्ट होती है लगभग सितंबर के पास, 1916। और ये स्टार्ट किसने की थी? हाँ, शाबाश। देखा, देखो, दिख रहा है? जिसको नहीं दिख रहा मुझे बताना। देखो, देख लो।
बीजी तिलक लिख लो, तिलक तिलक लिखो, तिलक, TILAK, तिलक लिख लो बस, याद रहेगा। ये सितंबर 1916, अक्टूबर या सितंबर, सितंबर लिखो 1916, सितंबर एंडिंग में स्टार्ट हुई थी, एनी बिसेंट ने स्टार्ट की थी ये, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या आती है, कहाँ कहाँ से स्टार्ट हुई थी। हाँ, एनी एनी बेसेंट, ये लिखा है एनी बेसेंट 1916, ठीक है। आगे पढ़ो। इसमें इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, कहाँ कहाँ किसके हेडक्वार्टर्स थे। अब है तो इसके कर्नाटका, सेंट्रल प्रोविंस, बहुत ज़्यादा हैं इलाके याद रखने, आपने कुछ ऐसा याद नहीं रखना। आपने बस एक प्लेस याद रखना है कि ये जो थी ये बॉम्बे में नहीं थी। बॉम्बे में जो तिलक की जो लीग थी उसका बॉम्बे में कोई रोल नहीं था। बॉम्बे में रोल था एनी बेसेंट का। क्यों, मैं बताता हूँ। क्योंकि उस जमाने में बॉम्बे में क्या आता था, सूरत भी आता था, ठीक है, ये पूरा महाराष्ट्र का काफी ज्यादा इलाका आता था। तिलक जो थे वो थे बॉम्बे वाली साइड के, लेकिन उन्होंने ये लीग बॉम्बे में स्टार्ट नहीं की थी। बॉम्बे में किसने की थी, एनी बेसेंट ने की थी। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, याद रखना। स्टार लगा के लिखो बॉम्बे, एनी बेसेंट के नीचे कि बॉम्बे में यही थी। ये कर्नाटका, सेंट्रल प्रोविंस बहुत जगह हुई थी, ठीक है, लेकिन बेदार में भी ये थी, ठीक है। ये याद नहीं रखना कहाँ कहाँ थी, खाली एक चीज याद रखनी है कि बॉम्बे में जो थी वो ये थी, एनी बेसेंट वाली। ये चीज याद रखना और बॉम्बे को स्टार लगा दो, ये पूछेंगे एग्जाम में। इसके ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, किसी को कोई आइडिया। हमने 1906 सेशन पढ़ा था कांग्रेस का, कहाँ हुआ था। हाँ, कोई याद किसी को, इंपॉर्टेंट सेशन है यार, मैंने कुछ लिखवाया था उसमें। कलकत्ता में हुआ था, वेरी गुड। वहां में मैंने क्या लिखवाया था कि क्या पहली बार कंसेप्ट आया था किस चीज का। हाँ? मैंने कहा था ना कि एक कंसेप्ट यहाँ आया गया था पहली बार, मैंने लिखवाया था, मैंने कहा था इसको स्टार लगा दो, ये पूछ सकते हैं, याद करो यार। स्वराज, सेल्फ गवर्नमेंट, मैंने कहा था स्वराज 1906 में कलकत्ता सेशन में पहली बार आया था, दादा भाई नौरोजी प्रेसिडेंट थे, याद है। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जब तिलक साहब ने स्टार्ट की ना, ये मैं मिटा दूं, तो तिलक साहब ने एक नारा दिया, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शेल हैव इट। लिख लो, ये पूछते किसने बोला था। स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शेल हैव इट, एंड आई शेल हैव इट, लिख लो। स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शेल हैव इट, याद रखना। लिखा, स्वराज क्या था, बर्थ राइट। हाँ, मैं बता रहा हूँ, मतलब मैं बताने के लिए मुझे यार, बर्थ राइट, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, किसी को कोई आइडिया। स्वराज, वो तो ठीक है, स्वराज क्या हुआ, मैंने सच क्या बोला, स्वराज का मतलब क्या होता है, सेल्फ गवर्नमेंट। सेल्फ गवर्नमेंट किसमें, ब्रिटिश की डोमिनेंस होगी यहाँ पे, लेकिन उसके बीच में क्या होगा, हमारी भी सेल्फ गवर्नमेंट होगी। हमने अभी कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात नहीं की कि हमें पूरा अंग्रेजों को यहाँ से बाहर भगाना है, नहीं, हमने उसकी बात नहीं की थी। वो हम आगे पढ़ेंगे कब बात हुई थी पूर्ण स्वराज की। यहाँ है सिर्फ स्वराज, सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। यानी इंडिया में डोमिनियन रहेगी ब्रिटिश एम्पायर की, उसके नीचे हम अपने सेल्फ गवर्नमेंट बनाएंगे, प्रोविंस बाई प्रोविंस, ठीक है। सेल्फ ये होता है, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शेल हैव इट। इसका मतलब कोई भी दुनिया में कहीं भी इंसान पैदा होता है ना, जैसे वो ह्यूमन पैदा होता है ना, तो उसके राइट्स नेचुरली उस पर इनहेरिटेड होते हैं। आज जैसे हम बात करते हैं यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, क्या राइट टू फूड होना चाहिए हमारे पास, अभी वैसे इंडिया में नहीं है राइट टू फूड, ठीक है। राइट टू स्लीप होना चाहिए, ठीक है। और राइट टू क्या, राइट टू प्रॉपर्टी होनी चाहिए, प्रॉपर्टी हमने देखा ले लिया था बाद में, फंडामेंटल है ना। कुछ राइट्स ऐसे हकूक होते हैं जो बुनियादी इंसान होने की वजह से हमें मिलते ही मिलते हैं। राइट टू लाइफ होता है, ठीक है। वही इसलिए कहा था इन्होंने कि स्वराज, स्वराज होता है सेल्फ गवर्नमेंट। उन्होंने कहा था सेल्फ गवर्नमेंट भी एक बुनियादी हकूक है हर इंसान का जो पैदा होता है, उसके पास ये राइट है कि वो खुद डिसाइड करे किसको उसने गवर्नमेंट में लाना है और किसको नहीं लाना है, ठीक है। ये कोई नहीं ले सकता, इसलिए उन्होंने कहा था स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शेल हैव इट। ठीक है, ऑब्जेक्टिव लिखो इसका,
ऑब्जेक्टिव इसका जो मूवमेंट में बता रहा हूँ, होम रूल लीग। सेल्फ गवर्नमेंट फॉर इंडिया, सेल्फ गवर्नमेंट फॉर इंडिया इन ब्रिटिश एम्पायर, यहां से आपको याद रहेगा। अंपायर, अंपायर होता है ना, EMPIRE, ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश ब्रिटिश। हाँ, ये हो गया ब्रिटिश, अंग्रेज, ये हो गया अंपायर, ब्रिटिश एम्पायर। ठीक है, लिख दिया। अब लिखो इसके कुछ मूवमेंट के कुछ पॉइंट्स, पॉइंट्स लिखो। ठीक है, पहला इन्होंने कहा था कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट बननी चाहिए, फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स। आपने पॉलिटी में पढ़ा है कमिटीज जो बनी है लिंग्विस्टिक बेसिस पे आजादी के बाद? अभी नहीं पढ़ा ना, पढ़ोगे आगे। लिंग्विस्टिक, लिंग्विस्टिक, लिंग्विस्टिक स्टेट्स। देखो, लिंग्विस्टिक, LINGUISTIC, लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक क्या होता है? मैंने बताया था यार आपको बड़ी बार। लैंग्वेज, लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बननी चाहिए इन्होंने कहा था। एग्जाम्पल तो रजौरी पुंछ की मुझे बताओ कैसे बननी चाहिए? रजौरी पुंछ, जम्मू कश्मीर, कैसे? कश्मीर में कौन सी जुबान है? तो इन्होंने कहा था कि जिसकी जुबान अलग है उसको अलग स्टेट दे दो। ठीक है, जम्मू में कौन सी है? तो इन्होंने कहा था डुगरों को अलग कर दो, कश्मीरियों को अलग कर दो। आज ये मसला नहीं चल रहा है, इसको आप पढ़ोगे जब JVP कमेटी, ठीक है, फजल अली कमीशन, सारा पढ़ोगे पॉलिटिकल साइंस में, आपको समझ आएगी इसकी। ठीक है, एक इन्होंने ये कहा था। दूसरा इन्होंने कहा था एजुकेशन इन वर्नैकुलर लैंग्वेज। देखो, एजुकेशन इन वर्नैकुलर, वर्नैकुलर क्या होता है? लोकल। हाँ हाँ हाँ, पॉइंट है, देखो, एजुकेशन इन वर्नैकुलर लैंग्वेज, वर्नैकुलर, वर्नैकुलर में स्पेलिंग लिखता हूँ। जो जो स्पेलिंग नहीं होगा मुझे पूछता, मैं बता दूंगा या लिख दूंगा। वर्नैकुलर, हिंदुस्तान एक ऐसी कंट्री है वाइड पूरी दुनिया में जहां पे 1400 से भी ज्यादा वर्नैकुलर लैंग्वेजेस है। 1400 से भी ज्यादा, इतना डाइवर्स कल्चर है हिंदुस्तान का। वर्नैकुलर, इसी है यार। हमारे रजौरी में कौन सी जुबान है वर्नैकुलर लैंग्वेज, कौन कौन सी है? पहाड़ी, गोजरी, और कश्मीरी भी बोलते हैं लोग, और कुछ डोगरी भी बोलते हैं जो निशाद सुंदरबनी के आसपास है ना। हिंदी भी बोल दो, उर्दू भी बोल दो, कुछ उर्दू भी होगी प्योर। कितनी लैंग्वेज होगी यहीं पे? तो यहाँ से बाहर निकलो, जम्मू से आगे तो देखो कितनी होगी, 5-6 तो इधर ही होगी। तो मैं वही कह रहा हूँ कि 1400 से ज़्यादा लैंग्वेजेस इंडिया में है, वर्नाकुलर लैंग्वेजेस। इन्होंने कहा था कि बच्चा जिस पैदा होता है उसकी अपनी जो मादरी ज़बान होती है उसमें उसको ज़्यादा समझ आएगी, ना कि इंग्लिश या हिंदी में, इसलिए उसी ज़बान में उसको पढ़ाओ। क्या गलत बोला है उन्होंने? आप जब एजुकेशन पॉलिसी पढ़ोगे ना, आज जो लेटेस्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है गवर्नमेंट की, उसमें भी यही है कि प्राइमरी, कुछ हमने जितने भी लैंग्वेज में प्राइमरी जितने भी एजुकेशन देनी है वो सब वर्नाकुलर लैंग्वेज में, ताकि बच्चे का बेसिक बने, उसको समझ आए कि क्या है। हम में से बड़े बच्चे ऐसे थे, मैं भी ऐसा था जिसको अंग्रेजी समझ नहीं आती थी, तो मैडम जब अंग्रेजी पढ़ाती थी तो मैं दिखता था कि क्या पढ़ा रही है, तो नंबर भी मेरे जीरो आते थे यार। तो इसलिए अगर अपनी लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा तो बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगा, बाद में चल के उनको मारनी पड़ेगी। जैसे आज जो बेरोजगारी का बहुत बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है, ये इशू इसलिए भी है हमारी कंट्री में, क्यों? क्योंकि हम पढ़ रहे हैं, लेकिन यार कोई नॉलेज के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, हम नौकरी के लिए पढ़ रहे हैं, नौकरियां नहीं मिल रही। आहिस्ता आहिस्ता हमारी आबादी बढ़ती जाएगी, नौकरियां कम होती जाएंगी। गवर्नमेंट ने भी एक रूल लाया है प्राइवेटाइजेशन का, PSUs को प्राइवेटाइज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। तो क्या गवर्नमेंट जॉब्स आगे बचने वाली हैं? बहुत कम होने वाली हैं। आर्मी की स्कीम्स थी, आर्मी में लोग जाते थे हमारी साइड से बहुत ज़्यादा, रजौरीपुर से। आज यहाँ अग्निवीर की स्कीम आ गई है, आप तो पहले ही बाहर होने वाले हो उससे, मुझे लगता है 22 साल से ऊपर सारे हो गए ना, 22-23 से, आप तो पहले बाहर हो गए हो। तो अपॉर्चुनिटीज़ कितनी बची हैं? लिमिटेड। उसमें आपको compete करना है, तो उसके लिए आपको बेस्ट बनना पड़ेगा, कापी घर जाके खोलनी पड़ेगी, थोड़ी मेहनत मारनी पड़ेगी। वरना नहीं पढ़ना यार, बड़े और कभी काम है, बिजनेस स्टार्ट करो, कुछ करो। ठीक है, ऐसे वो मत करो। फिर मैंने कहा था बाल गंगाधर तिलक का। बाल गंगाधर तिलक ने कौन सी न्यूज़पेपर बोले? मैंने 2 न्यूज़पेपर लिखवाए थे आपको, मैंने कहा था कोई स्टार लगा दो, ये एग्जाम में पूछते हैं कि बाल गंगाधर तिलक ने कौन कौन से न्यूज़पेपर लिखे थे। याद है किसी को? याद, बताओ यार।
अल्लाह का वास्ता बता दो यार, कोई तो बताओ। लिखवाई थे मैंने 2 बार, मैंने कहा था कि इसको स्टार लगाओ, ये याद करना है किसने किया था। हाँ? बाल गंगाधर तिलक के उसके, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, बाल गंगाधर तिलक बहुत इंपॉर्टेंट है यार ना, इनने 2 न्यूज़पेपर लिखे थे, बहुत इनके इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से थे मैंने लिखवाए थे, और स्टार भी लिखवाया था, मैंने कहा था याद रखना घर में जाके। क्लास में लगाई थी। कौन सी? लोग मनिया तो इनको बोलते थे ना यार। वो पढ़ना शुरू कर दो भाई, पढ़ना शुरू कर दो। केसरी और मराठा, मैंने लिखवाया था, कुछ याद है कुछ क्लास में? मैंने कहा था केसरी किस जबान में लिखते था। शाबाश, मराठी। और मराठा किस में था? शाबाश, ये याद रखना यार, इसको फिर से स्टार लगा लो यार। केसरी और मराठा, MARATH है मराठा। मराठा था इंग्लिश में, केसरी था मराठी में, ये आई है। अल्लाह, लिख दिया, केसरी मराठा लिख दिया ना, स्टार लगा दिया ना इसको। सीधा पूछते हैं केसरी किसने लिखता था और मराठा किसने लिखा था, या पूछेंगे केसरी की जुबान में थी मराठा की जुबान में थी। अभी हमारी जो एनी बेसेंट थी ना, उनके भी न्यूज़पेपर आते थे। लिखो, कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ, स्पेलिंग मैं लिखता हूँ, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, ये 2 न्यूज़पेपर इनके बहुत फेमस हैं, इनको भी स्टार लगा दो, पूछते हैं किसने लिखे थे। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, कॉमनवेल्थ, हाँ कॉमनवेल्थ गेम्स भी होती है ना, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, ये 2 न्यूज़पेपर इनके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एनी बेसेंट के। लिख लो। लिख दिया, सबने लिखा। आगे पढ़ो। क्या लगता है अंग्रेजों ने क्या किया होगा? हाँ, एनी बेसेंट एक आयरिश लेडी थी, ठीक है, आयरिश का है आयरलैंड, वहां से वो इंडिया में आई थी, तो यहाँ पे था थियोसॉफिकल। हाँ हाँ, इंग्लिश इंग्लिश। एनी बेसेंट जब इंडिया में आई ना, तो यहाँ थियोसॉफिकल सोसाइटी के हेडक्वार्टर्स बने अदयार में, उन्होंने उसको ज्वाइन किया 1907 में, और उसके बाद वो प्रेसिडेंट रही इसकी, ठीक है। उसने बहुत कंट्रीब्यूट किया है वहाँ पे, और यही रीज़न है कि वो फर्स्ट वुमेन इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी थी, फर्स्ट वुमेन, वो भी मैं लिखाऊंगा आगे, तो लिख ही लो। देखो, एनी बेसेंट काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुकी थी, और बाल गंगाधर तिलक ने भी इनकी डेडिकेशन से काफ़ी इंप्रेस हुए कि हिंदुस्तानियों के लिए इनको भी जज्बा है, तो इसलिए बाल गंगाधर तिलक ने भी कहा, तो 1917 में सेशन हुआ कहाँ पे? कलकत्ता में। लिखो, 1917 सेशन कलकत्ता, उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट कौन बनी? एनी बेसेंट, और फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी ये। देखो, मैं लिख लेता हूँ यार, 1917 में, देखो, हाँ 1917 में सेशन हुआ कहाँ, लिखो INC का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, कलकत्ता। ठीक है, ठीक है, कलकत्ता में हुआ, वहां एनी बेसेंट बनी प्रेसिडेंट, ब्रैकेट में डालना फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। अच्छा, इससे पहले मैंने एक और वुमेन का बताया था आपको, जो फर्स्ट वुमेन स्पीकर मैंने कहा था इंडियन नेशनल कांग्रेस की। नहीं 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 यार, वो तो उन्होंने तो कोई वो सत्याग्रह स्टार्ट किया था ना बाद में। मैंने कहा था कौन सी लेडी थी, मैंने कहा था याद रखना इनका नाम, ये फर्स्ट वुमेन स्पीकर थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। स्टार्टिंग के सेशंस में बताया था, 80 90 80 85 86 87 में लिखाया था कोई नाम, स्टार भी लिखवाया था आपको, नहीं याद? कादम्बिनी गांगुली, याद है? मैंने लिखवाया था यहाँ बोर्ड पे, मैंने कहा था स्टार लगा दो, स्टार लगा दो, ये स्पीकर थी पहली वुमेन इंडियन नेशनल कांग्रेस की, लिख लो, कादम्बिनी गांगुली, फर्स्ट वुमेन स्पीकर। ये प्रेसिडेंट थी फर्स्ट वुमेन, वो फर्स्ट वुमेन स्पीकर थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, लिख लेता हूँ। फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, मतलब जो स्पीचेस करती थी वहां पे, कादम्बिनी गांगुली, बंगाल की थी ये, ग्रेजुएट भी थी, फर्स्ट वुमेन ग्रेजुएट, यार अपना, कादम्बिनी, KADAMBINIGANGULY, मैंने लिखवाया था ये, मैंने कहा था स्टार लगा देना। देखा, ये बेसिकली बंगाल के थे,
पर ये मत लिखो कहाँ के थे, खाली लिखो कि ये फर्स्ट वुमेन स्पीकर थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। अच्छा, प्रेसिडेंट कौन थे फर्स्ट वुमेन? एनी बेसेंट। किस सेशन में थे? 1917। कहाँ हुआ था सेशन? शाबाश, वेरी गुड। अब मैंने आपको बताया था इंडियन होम रूल लीग किसने स्टार्ट किया, अभी बताया आपको मैंने, बाल गंगाधर तिलक ने। शाबाश, बिल्कुल सही। उसमें लिखो सेक्रेटरी, डालो ब्रैकेट ना, लिखो सेक्रेटरी वाज एनसी केलकर। पूछते हैं सेक्रेटरी कौन था? सेक्रेटरी एनसी केलकर, एनसी केलकर, केलकर केलकर, ये देखो, ये ई है, KELKAR, एनसी केलकर सेक्रेटरी थे। लिखा? याद रखना, इंडियन होम रूल लीग जो बाल गंगाधर तिलक ने स्टार्ट की थी, उसके बहुत सारे जगह में उन्होंने स्टार्ट की। कहाँ? पूना में भी उन्होंने स्टार्ट की, महाराष्ट्र में भी, महाराष्ट्र में बॉम्बे को छोड़ के। सीधा पूछेंगे होम रूल लीग बॉम्बे में किसने स्टार्ट की है, क्वेश्चन आया है बहुत बार पीछे एग्जाम में, एनी बेसेंट, याद रखना। अब जो एनी बेसेंट की लीग थी ना, उसमें क्या था, उसमें काफी लोगों ने ज्वाइन किया। मोतीलाल नेहरू ने ज्वाइन किया, लिखने की जरूरत नहीं है, जवाहरलाल नेहरू ने ज्वाइन किया, ठीक है। सर सुब्रमण्यम अय्यर थे एक, उन्होंने ज्वाइन किया। उनको अंग्रेजों ने ना नाइटहुड का खिताब भी दिया हुआ था, ठीक है। अब क्या हुआ कि अंग्रेजों को लगा कि यार ये मसला तो खराब हो रहा है, तो उन्होंने क्रैकडाउन स्टार्ट कर दिया। आधे से ज्यादा लीडर जो थे वो जेल में चले गए, एनी बेसेंट को भी अरेस्ट कर दिया। तो इसी के खिलाफ एस सुब्रमण्यम अय्यर ने क्या किया था, याद ना, एस सुब्रमण्यम, सुब्रमण्यम अय्यर ने क्या किया था, ही रिनाउंस्ड नाइटहुड। रिनाउंस्ड क्या होता है? अलाउ नहीं करना, वापस देना। हाँ, वापस दिया मैंने, नाइटहुड वापस करना, इन्होंने नाइटहुड अंग्रेजों का वापस कर दिया। लिख लो, लिख लो, इसको स्टार लगा लो, लिख लो। सर एस सुब्रमण्यम, सर लगाते थे नाइटहुड, पता है जिसको नाइटहुड मिलता है ना, वो सर लगाते थे, तो इन्होंने वापस कर दिया था। लिखना एस सुब्रमण्यम अय्यर रिनाउंस्ड नाइटहुड। किसके रिजल्ट में? होम रूल लीग पे जो उन्होंने क्रैकडाउन किया उसके रिजल्ट में, कि यार ऐसे लोगों को आप भेड़ बकरियों की तरह जेलों में भर रहे हो, क्या फायदा हुआ ऐसी डेमोक्रेसी का, तो उन्होंने वापस कर दिया। रिनाउंस्ड नाइटहुड, नाइटहुड, KNIGHTHOOD, नाइटहुड। लिखा? लिख दिया? एक सेशन है कांग्रेस का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, 1916 का, उसको लखनऊ पैक्ट भी कहते हैं। लिख लो, लखनऊ पैक्ट 1916। आपस में बात मत करो, जिसको समझ नहीं आती मुझे पूछो। लखनऊ पैक्ट, लखनऊ पैक्ट क्यों कहते हैं? 1916 में लखनऊ में सेशन हुआ था। मैंने क्या कहा था कि मुस्लिम लीग कब बनी थी? यार वो कौन सा बंदा 1939 वाला, इसको माला डालो, क्या कर रहा था तू यार? 1939 कब हुआ था? तुझे अवार्ड देना चाहिए नोबेल प्राइज का, कसम से। मैंने क्या कहा था, देखो कब बनी थी मुस्लिम लीग, चेक करो काफी कब बनी थी। क्या करते हैं यार, इतना तो पढ़ना था। 1906 में। कौन थे उसके फाउंडर? नवाब सलीमुल्लाह ऑफ ढाका, उनके साथ मोहसिन उल मुल्क भी थे, मैंने बताया था। मुस्लिम लीग भी अपना, मैंने कहा था कि हर साल की तरह जैसे ये करते थे ना, हर साल सेशन, वो भी करते थे, ठीक है। फाउंडर थे नवाब सलीमुल्लाह, सलीमुल्लाह ढाका कहते हैं, नवाब सलीमुल्लाह, सलीमुल्लाह, ठीक है। हर साल क्या होता था, इनका भी सेशन होता था। अब क्या हुआ कि कांग्रेस में जब महात्मा गांधी की भी एंट्री हो रही थी आहिस्ता आहिस्ता, बाकी लोग भी आ रहे थे और यंग मुस्लिम्स आ रहे थे जो काफी पढ़े लिखे थे। जैसे एग्जांपल दो, जैसे मोहम्मद अली जिन्ना, मौलाना आजाद, ठीक है। ये ऐसे थे जो काफी ज्यादा ब्राइट फ्यूचर था, जिनको सभी कहते थे कि यार ये काफी ज्यादा इंटेलिजेंट लोग हैं और अपनी कम्युनिटी को ये रिप्रेजेंट करने वाले हैं। मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में जब हम पढ़ते हैं ना, तो हिस्टोरिकली हम देखेंगे कि जो स्टार्टिंग में जिस चीज को वो सपोर्ट करते थे ना, लास्ट में वो उसी चीज के खिलाफ हो गए। स्टार्टिंग में हमेशा वो हिंदू मुस्लिम पैक्ट की बात करते थे
कहते थे कि हिंदू मुस्लिम यूनाइट होंगे, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेंगे, तभी हम अंग्रेजों को भगा पाएंगे। आपस में डिवाइड एंड रूल ये पॉलिसी जो करते हैं अंग्रेज, इससे हम आपस में लड़ते हैं और इसका कोई फायदा नहीं होता। ठीक है, लेकिन बाद में क्या हुआ, और इवन लिख लो, सरोजनी नायडू ने ना उन्हें लिखा था एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, सरोजनी नायडू। इसी में लखनऊ पैक्ट में लिखा था। सरोजनी नायडू कौन थी? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया जिनको बोलते हैं हम, बाद में पढ़ूंगा। सरोजनी नायडू लिखो, सरोजनी नायडू, सरोजनी, ये जगह यार, सरोजनी नायडू, एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। ये बड़े इंटेलेक्चुअल आदमी थे यार, लिबरल थे। इनके लिए कोई मजहब इतना मायने नहीं रखता था। ये भी हमारे गलत फहमी है कि मोहम्मद अली जिन्ना के लिए मजहब मायने रखता था, नहीं, कोई इनके लिए नहीं रखता था। एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, पूछ सकते हैं एम्बेसडर। और लिखना यहाँ पे ब्रैकेट में किसने कहा था? सरोजनी नायडू, मैंने जो स्पेलिंग लिखा है, ठीक है, सरोजनी नायडू। अब क्या हुआ, लखनऊ पैक्ट में इनका बहुत बड़ा रोल था, मोहम्मद अली जिन्ना का। इन्होंने मुस्लिम्स को क्या किया, मुस्लिम लीग को कहा कि आप लोग आओ, ठीक है, लखनऊ में सेशन हो रहा था कांग्रेस का, कांग्रेस के साथ हाथ मिलाओ, अपनी डिमांड रखो, आपकी क्या डिमांड है अपनी, हम आपकी डिमांड भी सुनेंगे, ठीक है, कांग्रेस और इकट्ठे वर्क करेंगे। हम भी हिंदुस्तानी हैं, आप भी हिंदुस्तानी हो, अंग्रेज बाहर से आए हैं, इनसे लड़ेंगे, ठीक है। जब इनको हम लड़ेंगे, जब इनके खिलाफ, जब अपनी डिमांड्स पूरी हो जाएंगी, उसके बाद देखेंगे क्या होगा। तो डिमांड्स क्या थी, लिखो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम्स इन एटलीस्ट 1/3 सीट्स। 1/3 क्या होगा, 33% सीट्स में मुस्लिम्स की रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम्स इन एटलीस्ट 1/3 सीट्स। 1/3 कितनी होगी यार, मैथ पढ़ते हो ना, 30 राइट से, शाबाश, 33% के लगभग होगी, इन 1/3 सीट्स। इन्होंने कहा था कि ऐसी पॉलिसी बनाओ जिससे, मुस्लिम लीग वालों ने, कि मुस्लिम्स को एटलीस्ट 33% सीट्स पे रिजर्वेशन मिले ही मिले। मुस्लिम लीग ने रखी थी, ये लखनऊ पैक्ट में हुआ था, ठीक है, इन्होंने कंबाइन किया, एंडोर्स किया था, रुको मैं बता रहा हूँ। फिर इन्होंने सेकंड डिमांड लिखी थी, सेपरेट इलेक्टोरेट, लिखो, फॉर ऑल कम्युनिटीज, सेपरेट इलेक्टोरेट। इलेक्टोरेट यार मतलब वोटिंग के अलग से, मेरा बंदा अलग खड़ा होगा, मैं मजहब को, अगर मैं किसी मजहब को, मेरा बंदा अलग खड़ा होगा, किसी और मजहब का तो उसका बंदा अलग से खड़ा होगा, मैं उसको वोट नहीं दूंगा, वो मुझे वोट नहीं देगा। इलेक्टोरेट लिखो बस, वो कुछ नहीं, फॉर ऑल कम्युनिटीज लिखो, फॉर ऑल कम्युनिटीज। अच्छा मुझे एक चीज बताओ यार, डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ये किसने कहा था? नहीं यार, गांधी ने कहा था ये, डेमोक्रेसी स्टार्ट हुई अमेरिका में, तो अमेरिकन अब्राहम लिंकन था, एक उसने कहा था, ठीक है, छोड़ो उसके बारे में। अब क्या हुआ, डेमोक्रेसी में क्या होता है, हर इंसान को एक वोट मिलता है, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे कॉमन आदमी हो, तो वो अपना वोट क्या करता है, पोल करता है और उससे अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनता है। तो क्या डेमोक्रेसी में किसी टाइप की ऐसी कम्युनिटी वाली रिजर्वेशन होनी चाहिए? मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। जिसका जितना वोट है वो तो ऑटोमेटिकली वैसे जीतेगा ही जीतेगा। किसी का 70% वोट है किसी जगह पे, तो उसी का बनेगा। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का मतलब ही यही है। अगर मैं 30% या 20% वाला बोलूंगा कि मेरा बनाओ इसका नहीं बनाओ, तो क्या ये सही बात है? गलत है ना। हम आगे देखते रहेंगे क्या होता रहेगा इस गलती से। क्या हुआ, लखनऊ पैक्ट एंडोर्समेंट ये इनमें सबने की, कांग्रेस और मुस्लिम लीग इकट्ठे हुए, उन्होंने पैक्ट साइन किया। इसका याद रखना, इसकी प्रेसिडेंट कौन थी? अंबिका चरण मजूमदार। ये लिख लो, इंपॉर्टेंट है। लखनऊ लखनऊ सेशन जो हुआ था कांग्रेस में, जहां लखनऊ पैक्ट साइन हुआ था, ठीक है, अंबिका चरण मजूमदार। मैं लिख लेता हूँ, अंबिका चरण मजूमदार, मजूमदार, मैं लिख रहा हूँ स्पेलिंग, ये लो, ये ए है यार, लाइट आ गया, अच्छा लिखो, अंबिका चरण मजूमदार। लिख दिया, ठीक है। हाँ, इस सेशन की प्रेसिडेंट यही थी, तभी वो लिख रहा है। इस सेशन में दो चीजें हुई, एक, कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक कॉमन प्लेटफॉर्म में यूनाइट हुए। मुस्लिम लीग ने अपनी डिमांड्स रखी, कांग्रेस ने कहा ठीक है, और यहीं से फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान की भी कहीं ना कहीं आइडिया आया। जब सेपरेट इलेक्टोरेट को कांग्रेस ने एक्सेप्ट कर लिया, तो बाद में चल के ये ही रीजन बना था कि इंडिया और पाकिस्तान की पार्टीशन भी हुई थी। इसलिए ये सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा, हमारे बाल गंगाधर तिलक साहब वापस कांग्रेस में आए।
ये भी लिख लो, रिटर्न ऑफ बाल गंगाधर, या तिलक लिखो, रिटर्न ऑफ तिलक इन कांग्रेस, इन कांग्रेस, इन कांग्रेस। मतलब कांग्रेस में क्या हुआ था, 1907 में स्प्लिट हो गया था, सूरज स्प्लिट हुआ था, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट दो इशू में तकसीम हो गए थे। एक्सट्रीमिस्ट को लोगों ने, अंग्रेजों ने डाल दिया था जेल में, मॉडरेट्स के साथ छेड़छाड़ नहीं की थी। एक्सट्रीमिस्ट फिर 7 साल की सजा काटी किसने, तिलक साहब ने यार, मांडली जेल में। ठीक है। एक थे हमारे अरबिंदो घोष, जिनके मैंने कहा था थ्योरी ऑफ बॉम्ब, जो बम बनाते थे। लास्ट में वो चले गए कब, पौंडीचेरी चले गए, वहां उन्होंने अपना आश्रम खोल दिया, उन्होंने रिटायरमेंट ले ली, उन्होंने कहा मैं अब नहीं लड़ूंगा। ठीक है। तिलक का बहुत बड़ा रोल था, इसलिए तिलक जब वापस आए तो इनको वेलकम किया गया पूरे कांग्रेस को। ठीक है, 1916 में, 1916 का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखो 1917 अगस्त डिक्लेरेशन, अगस्त डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन यार भाई, जहां समझ नहीं आई मुझे पूछ लेना। अगस्त डिक्लेरेशन 1917, लिखो सेक्रेटरी, ब्रैकेट में लिखना सेक्रेटरी, सेक्रेटरी लिखो लॉर्ड मोन्टेग, क्या वो, कुछ समझ नहीं आ रही पूछो। सेक्रेटरी कौन थे, लॉर्ड, क्या बताया मैंने, मोन्टेग, MONTAGUE, मोन्टेग। मैं लिख लेता हूँ स्पेलिंग, लॉर्ड मोन्टेग। समझ रहे उन्होंने क्या कहा था अगस्त डिक्लेरेशन में, उन्होंने ये कहा कि अब हमारा भी मोटिव यही है ब्रिटिशर्स का। अंग्रेजों ने देखा कि जब ये होम रूलिंग स्टार्ट हो रही है, इसके बाद इंडियंस में भी अब नेशनलाइजेशन का कंसेप्ट आ रहा है, तो उन्होंने कहा कि हमारा भी मोटिव यही है, हम अंग्रेज को हिंदुस्तानियों के खिलाफ नहीं है, हम भी चाहते हैं कि अब क्या करें, हिंदुस्तानियों को एडमिनिस्ट्रेशन में लाएं, ठीक है, और उनकी रिप्रेजेंटेशन बढ़ाएं, ताकि हिंदुस्तान भी सेल्फ गवर्नमेंट की बात कर सके, हिंदुस्तानी भी। ठीक है। उन्होंने कहा हमारा मोटिव भी सेल्फ गवर्नमेंट है, देखो सेल्फ गवर्नमेंट, सेल्फ गवर्नमेंट, सेल्फ गवर्नमेंट लिखो, बस इतना लिखो। आगे लिख देना कॉमा डाल के स्वराज, स्वराज की बात की थी सेल्फ गवर्नमेंट, कब की थी, 1906 में की थी। तो 1917 ने भी, अंग्रेजों ने भी एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है यार, आपको स्वराज हम दे देंगे, ठीक है, सेल्फ गवर्नमेंट का जो आपका कंसेप्ट है हम आपको दे देंगे, कोई बात नहीं। क्यों किया, क्योंकि उस टाइम नेशनलाइजेशन की मूवमेंट स्टार्ट हो रही थी, उनको पहले आइडिया हो गया था कि ये मूवमेंट पनप रही है अभी, हमें बाद में इस मूवमेंट से खतरा हो सकता है, तो उन्होंने क्या किया, कैरेट एंड स्टिक वाली पॉलिसी अपनाई, हमें थोड़ी सी गाजर खाने के लिए दी। उन्होंने कहा ठीक है, हमारा भी यही मोटिव है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हिंदुस्तानियों को एडमिनिस्ट्रेशन में लाएं, ताकि उनकी रिप्रेजेंटेशन बढ़ सके। ठीक है, यहाँ तक किसी को समझ नहीं आई तो पूछ लो, सीधा पूछते हैं अगस्त डिक्लेरेशन किसने की थी, किसने की थी, मैंने क्या लिखा है, लॉर्ड, लॉर्ड मोन्टेग, नाम याद रखना, स्टार लगा लो इसको यार, तुम भूल जाते हो, तुम लोग गजनी मूवी देखे हो, तभी सभी भूल जाते हो, स्टार लगाओ उसको, लॉर्ड मोन्टेग, भूलना नहीं इसको। अगला कंसेप्ट है रॉवलेट एक्ट, रॉवलेट एक्ट के बारे में किसी को पता, कुछ सुना जलियांवाला बाग के बारे में आप लोगों ने, वो इसी के रिजल्ट में हुआ था, लिखो रॉवलेट एक्ट, रॉवलेट, रॉवलेट एक्ट, लिखता हूँ, अरे यार वो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इससे सीधा क्वेश्चन पूछेंगे, याद रखना, रॉवलेट एक्ट, मार्च 1919, ओए ध्यान से सुनो, देखो 19, देखो, हाँ, अंग्रेजों ने एक कमेटी बिठाई थी, सेडिशन, SEDITION, सेडिशन कमेटी। ठीक है। उनको कहा था कि एक ऐसा कानून बनाओ जिससे हिंदुस्तानी अगर कोई भी अंग्रेज के खिलाफ बोले तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई कर सके। तो रॉवलट एक्ट आया था, रॉवलट इसका चेयरमैन था कमेटी का। ठीक है। तो रॉवलट एक्ट में क्या था कि किसी भी हिंदुस्तानी को हम विदाउट एनी चार्ज, विदाउट एनी ट्रायल जेल में डाल सकते हैं एटलीस्ट 2 साल के लिए। जैसे इस बंदे पे मुझे शक है कि ये क्या है, ये मेरे खिलाफ कोई काम कर रहा है सरकार के खिलाफ, इसको मैं उठा के जेल में डाल दूंगा। ये बोलेगा सर हैबियस कॉर्पस मेंडेमस जो हमने पढ़ा है पॉलिटिकल साइंस में, बोलूंगा कुछ नहीं लगेगा, तू जेल जाएगा, 2 साल के लिए जेल जाएगा। अगर मुझे तब तेरे पे शक नहीं रहा तो मैं तुझे बात छोड़ दूंगा। आई समझ। तो लिखो रॉवलेट एक्ट में, अरेस्ट एनी पर्सन विदाउट एनी ट्रायल, ठीक है, फॉर एटलीस्ट 2 ईयर्स, विदाउट एनी ट्रायल फॉर एटलीस्ट 2 ईयर्स। कुछ समझ आ रही है भाई, ट्रायल फॉर 2 ईयर्स, एटलीस्ट 2 ईयर्स।
जिसकी पहली क्लास है उनको शायद समझ नहीं आ रही हो मेरी यार। क्या लिखा मैंने, क्या बोला आपको, क्या करना है, क्या था इसमें, बोलो बोलो क्या करना। शाबाश, तेरा नाम क्या भाई? नहीं नहीं, वैसे पूछ रहा हूँ, बताओ बताओ। मोइन खान, मोइन खान देख, तूने कुछ नहीं किया, लेकिन मुझे तेरे पे शक है, मैं अंग्रेज हूँ, तुझे सीधा जेल में डाल दूंगा। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। वो ये आ रहा है, उसी के बता रहे हैं, उसी के बता रहे हैं। इसका नाम था, ये लिख लो, इसको स्टार लगा दो। एग्जाम में सीधा पूछते हैं कि रॉलेट एक्ट का असली नाम क्या था। ये नाम था ANARCHICAL, एनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट 1919। देखो, एनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट 1919। कौन सा, ये वाला आ रहा है रेवोल्यूशनरी। इसको स्टार लगा दो, सीधा पूछते हैं कि रॉलेट एक्ट का असली नाम क्या था एग्जाम में। लिख दिया, लिखो जल्दी। अब में से उर्दू किसका बैकग्राउंड रहा है यार ग्रेजुएशन में? उर्दू है, गाली पढ़ा, मीर पढ़ा, मीर तकी मीर। क्या बात है, तो मीर तकी मीर का कोई याद है, मीर तकी मीर का क्या? ये अदीब शायर उधर तो लिखते हो, उधर आगे नहीं लिखते ना। मैंने भी उर्दू इसलिए रखा था कि आगे भी यही लिखूंगा, अदीब शायर नंबर आ जाएंगे, नहीं आते। मीर तकी मीर का एक शेर है, पता क्या है? इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। अब देखो आगे आगे अंग्रेजों के साथ क्या होता है, तो देखते रहना। अब उसके बाद क्या हुआ, अंग्रेजों ने क्या किया, सैफुद्दीन लिखो, सैफुद्दीन किचलू, सैफुद्दीन किचलू, किचलू 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 होता है यार, किचलू। मैं लिखता हूँ, किचड़ू नहीं किचलू। सैफुद्दीन किचलू, किचलू ज्यादातर कश्मीरी होते हैं यार, ये नहीं बोलेगा ना। और डॉक्टर सत्यपाल, एंड डॉक्टर सत्यपाल, ये 2 बंदे थे, याद करना, ठीक है। इन दोनों को क्या किया, रॉलेट एक्ट के अंदर अंदर डाल दिया। इन दोनों बंदों को, सैफ, ये एफ है, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को अरेस्ट किया, रॉलेट एक्ट के अंदर अंदर डाल दिया। ये काफी ज्यादा पॉपुलर थे लोगों में। अब एक इंसिडेंस होता है जिसको हम बोलते हैं क्या, बोलो ना यार, क्या बोलते हैं उसको? हाँ? सबसे, जलियांवाला बाग। इसी के बाद होता है, कब होता है, कोई डेट याद किसी को? शाबाश यार, वेरी गुड। 13 अप्रैल 1919 को क्या होता है, इसी के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए लोग इकट्ठे होते हैं, कहां पे? जलियांवाला बाग। कि इन 2 बंदों को आपने अरेस्ट करवाया है, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को, इनको रिहा करो। और फिर क्या होता है, वहां ब्रिगेडियर जनरल होते हैं, जनरल डायर, ठीक है। वो लेके आते हैं फौजी। फौजी कौन थे? फौजी वहां जो थे वो हिंदुस्तानी थे। उनको बोलते हैं गेट सारे बंद कर दो। आप गए हो, आप में से कोई अमृतसर गया है, देखा गोल्ड टेबल के साथ गया ना इस तरफ, सारे उनका रास्ता एक ही है उसका, ठीक है, रास्ता उसका सारा बंद करवाया। उन्होंने कहा फायर स्टार्ट करो। छोटे छोटे बच्चे भी थे उसमें, औरतें भी थी, बूढ़ी, बूढ़े बुजुर्ग भी थे, किसी को नहीं छोड़ा, सब मार दिए। ऑफिशियल फिगर अंग्रेज कहते हैं कि 376 लोग थे, लेकिन हिंदुस्तानी कहते हैं 1000 से ऊपर बंदा था जो उन्होंने एक टाइम पे मारा था। गोली के आगे हिंदू मुस्लिम सिख जो भी आया, किसी को नहीं छोड़ा उन्होंने, सब मार दिया। इसलिए इसको कहते हैं जलियांवाला बाग मसैकर। और हाँ, कुछ को तो गोलियां लगी थी, कुआं, कुआं आज भी उधर है, आप जाओगे देखोगे ना, तो वो कुआं बना हुआ है, उसको उन्होंने क्या किया है, ध्यान से देखना, 45 किया उसको साइड से पूरा, ठीक है। आप अंदर देखते हो तो आज भी गोलियां आपको दिखाई देती है, इतनी बेरहमी से मरवाया उनको। खैर मारने वाले हिंदुस्तानी थे, गोलियां चलाने वाले तो हिंदुस्तानी थे। तो जनरल डायर के खिलाफ जब ये होता है तो
इस चीज़ ने पूरे हिंदुस्तान को शॉक कर दिया कि यार हमको भेड़ बकरियों से भी बदतर मानते हो आप लोग। इस तरह तो कोई जानवर को भी नहीं मारता जिस तरह आपने इंसानों को मार दिया। तो जनरल डायर के खिलाफ एक कमेटी बैठी जिसका नाम है हंटर कमीशन। देखो हंटर कमीशन लिखा, हंटर कमीशन, हंटर HUNTER, हंटर कमीशन, हंटर हंटर, हाँ शिकारी, हंटर, हंटर कमीशन। ठीक है, हंटर कमीशन की जब बैठी, जब हिंदुस्तान ने काफी हल्ला किया कि इनको इसको सजा होनी चाहिए, हंटर कमीशन बैठी, उसने रिपोर्ट बिल्कुल साफ दे दी। उसने कहा इसकी कोई गलती नहीं है, यहाँ मार्शल लॉ लगा हुआ था, ये लोग खुद आए हैं, अब लोगों इसके खिलाफ पूरी पावर थी, इसने जो एक्शन लिया बिल्कुल सही लिया। यहाँ तक नहीं, जब जनरल डायर वापस गया फॉरेन में, उसके खिलाफ उसके अंदर क्या हुआ, एक न्यूज़पेपर ने आर्टिकल छापा कि इस बंदे ने ब्रेवरी वाला काम किया है, तो उसे पैसे इकट्ठे करके दिए, सारे अंग्रेजों ने पैसे दिए उसे। मतलब यहाँ पे अंग्रेजों के लिए हिंदुस्तानियों की वैल्यू ये थी। ठीक है, उसमें एक बंदा था, उनका नाम था सरदार उधम सिंह, नाम लिख लो नीचे, सरदार उधम सिंह। जितने हम देखेंगे बाद में रेवोल्यूशनरी लीडर है ना, जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, वो इसी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी से बड़ा बुरी तरीके से मुतासर हुए थे। ये मैसेकर ने उनको ना झंझोड़ दिया था अंदर से। देखो सरदार उधम सिंह, उधम सिंह किसी ने मूवी देखी है? किसी को इनके बारे में कुछ पता, सरदार उधम सिंह के बारे में? यार फिल्म नहीं देखते हैं। और हॉलीवुड पहुंच गया तो सीधा, बॉलीवुड की भी तो देखना है कोई यार। सरदार उधम सिंह लिखो, UDHAM, सरदार उधम सिंह। अब सरदार उधम सिंह थे उस टाइम अमृतसर में। कुछ कहते हैं कि उस टाइम शायद वो जलियांवाला बाग में भी थे। ठीक है, उन्होंने ये कसम खाई उसने कि इनको नहीं मैं छोड़ूंगा, जो जो इसमें मुलविस था मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, चाहे मुझे फौरन भी जाना पड़े। 1927 में क्या हुआ, जो जनरल डायर था जिसने गोली के ऑर्डर दिए थे, जो वहां था ब्रिगेडियर, वो तो मारा गया, वो खुद ही मर गया बेचारा, उसको प्रॉब्लम ही मर गया। लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम भी डायर था। ठीक है, 1940 में इन्होंने जाके उसको गोली मारी यूरोप में, हॉल में। हाँ हाँ, सरदार उधम सिंह ने क्या किया, उसे गोली मारी, किताब के अंदर गोली लगे, क्योंकि गोली तो ऐसे लो नहीं होती है, किताब को बीच से काट के किताब के बीच में गोली रख के अंदर गए, उसे पूछा डायर, शूट कर दिया उसको। उसके बाद इनके खिलाफ ट्रायल हुआ और इनको बाद में फांसी हुई। गांधी जी ने इनसे कहा कि माफी मांग लो, अंग्रेजों से क्या पता, मैं सजा कम कर दूं। उन्होंने कहा मैं सजा खुशी खुशी कबूल करूंगा, मैंने आज अपना बदला पूरा किया। सरदार उधम सिंह, याद रखना। किसने गोली मारी थी? लेफ्टिनेंट गवर्नर, लिखो लेफ्टिनेंट गवर्नर, ही शूट डाउन लेफ्टिनेंट गवर्नर, ल्यूटिनेंट, LIEU, ल्यूटिनेंट, LIEUTI, ल्यूटिनेंट गवर्नर। ल्यूटिनेंट अलग है यार, लेफ्टिनेंट अलग है। गवर्नर, ही शूट डाउन लेफ्टिनेंट गवर्नर इन 1940, सरदार उधम सिंह। ये इनका डायर, जनरल, हाँ डायर, डायर लिखो, DYER, हाँ हाँ, इसी को डायर को, डायर DYER, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था उस टाइम पंजाब का, उसको गोली मार दी। नहीं, यूरोप में। ठीक है, हाँ शूट डाउन, शूट डाउन होता है गोली मार के फेंक, गिर गया बंदा नीचे, ये शूट डाउन किस कौन, देखो लेफ्टिनेंट गवर्नर डायर, उसका नाम भी डायर था, जो ब्रिगेडियर था उसका नाम भी डायर था। ब्रिगेडियर बेचारा 1900 जिसने वहां जो मौजूद था, उसने 1927 में बेचारा मर गया, उसको कोई बीमारी भी थी, मर गया। लेकिन ये 1940 तक जिंदा थे, और इन्हें अंग्रेज बहुत परहेज करते थे कि इन्होंने बहुत ब्रेवरी वाला काम किया। तो ये फॉरन में गए, इन्होंने उनको शूट डाउन कर दिया, गोली मारी। और उसके बाद क्या हुआ, इनको हिंदुस्तान में डिपोर्ट कर दिया गया और फांसी हुई। यहाँ तक किसी को समझ नहीं है, 2 मिनट देख लो यार, बताऊं मुझे। कल हम पढ़ेंगे खिलाफत मूवमेंट के बारे में, आगे पढ़ेंगे। देखो, हाँ फांसी को, हैंग, हैंग, ही वाज हैंग्ड। अगर मैं एक मोमेंट एक दिन में पढ़ूंगा